हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 2025 में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक की जो चयन परीक्षा है, सिलेक्शन टेस्ट है, उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उसके सिलेबस को समझेंगे। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम सब्जेक्ट इंग्लिश का सिलेबस समझेंगे। ये बहुत ही डीप चर्चा होगी। देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरे सिलेबस में, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 20 यूनिट यहाँ पे दी गई हैं आपके लिए। जो कि आपकी चयन परीक्षा में सिलेबस है, उसमें 20 यूनिट दी गई हैं। एक एक यूनिट की यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। यूनिट 1 पे अगर आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है रीडिंग अनसीन पैसेज प्रोज। यहाँ पे प्रोज के जो अनसीन पैसेज हैं उसमें और डिटेल में दिया गया है किस तरह के पैसेज आपके रहेंगे, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। अब बात की जाए अगर फैक्चुअल की, तो जो फैक्चुअल होते हैं ये फैक्ट बेस्ड होते हैं, आपके मोस्टली करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। जो कॉन्टेम्परेरी घटनाएं होती हैं, समकालीन घटनाएं होती हैं, उन पर आधारित होते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, किसी स्टोरी से संबंधित होते हैं विशेष रूप से। और लिटरेरी यानी ये किसी लेखक के द्वारा जो रचनाएं दी जाती हैं उनमें से ले लिए जाते हैं। टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इन सभी पैसेज के आधार पर आपको कॉम्प्रिहेंशन को असेस करना है, उसका आकलन करना है, उसकी व्याख्या से संबंधित इंटरप्रिटेशन दिया गया है। और उसी से जो संदर्भ है, इन्फ्रेंस एंड वोकैबुलरी, यानी इन सब चीज़ों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से क्वेश्चन रहेंगे, उसी के कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ये आपकी यूनिट 1 में जो पैसेज शामिल हैं उससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आपकी यूनिट 2 है, यूनिट 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनसीन पैसेज पोएट्री टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकैबुलरी। तो कॉम्प्रिहेंशन को आपको समझते हुए, उसका आकलन करते हुए, उसकी व्याख्या को और उसी से संदर्भ को लेते हुए वोकैब से संबंधित क्वेश्चंस आपके रहेंगे, पोएट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपकी यूनिट 2 रहेगी। इसी की व्याख्या से संबंधित कोई भी आपको उसी का एक वर्ड वो आपको दे देंगे जो उसी पोयम से बिलोंग करता होगा, और उसके आधार पर ये आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करने होंगे। अगला टॉपिक है आपका, यहाँ पर अगली यूनिट है नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस। यानी आपको नाउन के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा, प्रोनाउन के बारे में विस्तार से यहाँ पे पढ़ना होगा, प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ना होगा, कंजंक्शंस के बारे में पढ़ना होगा, वर्ब, एडवर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में, सभी के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना होगा। और इन्हीं से संबंधित आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। नाउन पहचानने के लिए वो आपको दे सकते हैं किसी भी एक सेंटेंस में, इसी प्रकार से प्रोनाउन, इसी प्रकार से प्रीपोजिशन फिल करने के लिए दे सकते हैं, इसी प्रकार से कंजंक्शंस के क्वेश्चंस भी आपके, और वर्ब के और एडवर्ब के क्वेश्चंस बनेंगे। एडजेक्टिव के तो उन्होंने और कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं। एडजेक्टिव के रूप में विशेष रूप से जो काम करते हैं आपके वो वर्ड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। डिटरमाइनर हो गया आपका, आर्टिकल हो गया और डिग्री हो गई। ये डिग्री एडजेक्टिव की ही डिग्री हैं। तो आपको डिटरमाइनर को बड़े ध्यान से समझना होगा कि डिटरमाइनर क्या होता है। आर्टिकल तो सभी जानते हैं, ए एन द, और डिग्री जो आपकी होती हैं पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कहाँ पर यूज होती हैं, इनके यूज आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेंस लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। टेंस, तो आपको सभी टेंसेज को पढ़ना होगा। आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और इसके साथ साथ कौन सी वर्ब की जो फॉर्म है वहाँ पर यूज हो रही है।
तो इस प्रकार से टेंस को पहचानने के लिए भी दिया सकता है या वो आपको करेक्ट फॉर्म भरने के लिए कह सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब लगती है उसके भी कई रूल्स हैं। कहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, कहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उससे संबंधित भी रूल्स आपके हैं, ये आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ने होंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस का रूपांतरण। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को आपको समझना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का अर्थ को बदले हुआ बिना सेंटेंस को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इसको कई प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का होता है। इसमें विशेष रूप से आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, नेगेटिव में बदलना, इंटरोगेटिव में बदलना, ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको पंक्चुएशन पे भी ध्यान देना होगा। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, अगली जो यूनिट है हमारी वो है आपकी कंपाउंड सेंटेंसेज से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड, यानी किस प्रकार से आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, कौन कौन से कंजंक्शंस का यूज यहाँ पे होता है, ये आपको विशेष गौर करना होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आपको किन किन कंजंक्शंस का यूज यहाँ पे करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप उन सेंटेंस की पहचान कर पाएंगे। यहाँ पे क्लोज के टाइप्स भी उन्होंने दिए हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, जैसे रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं, और इसके साथ साथ एडवर्ब क्लोज। तो इन सब क्लोज में कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं ये आपको यहाँ पर डीपली पढ़ने होंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे वहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका टॉपिक है वोकैबुलरी से संबंधित है। यहाँ पे वोकैबुलरी यहाँ पे दी गई है, सिनोनिम्स जो कि आप जानते होंगे, पर्यायवाची शब्द होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एडियम्स होते हैं, मुहावरे जो होते हैं उनको यहाँ पे आपको डीपली एक लंबा कलेक्शन पढ़ना होगा उनका। फ्रेजेज जो आपके सेंटेंसेज में अक्सर यूज होती हैं, महत्वपूर्ण फ्रेजेज, होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स, इन सबको आपको डीपली समझना होगा। होमोफोन्स जो होते हैं और होमोनिम्स ये तो एक ही चीज़ है, लेकिन होमोग्राफ की बात की जाए तो एक शब्द के कई अर्थ यहाँ पर निकलते हैं, वो अर्थ आपको समझने होंगे। और आगे अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रेफिक्स लिखा हुआ है, प्रेफिक्स सफिक्स, यानी प्रत्यय और उपसर्ग को भी आपको यहाँ पे समझना होगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रेफिक्स और सफिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं, वो किस तरह से यहाँ पे यूज होते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं और क्या बदलाव यहाँ पे होते हैं उनके जुड़ने के बाद, ये आपको देखने होंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली यूनिट जो आपकी रहेगी अब वो है आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी अलंकार होता है इसका मतलब दोस्तों। सबसे पहले सिमिली है, जैसे आप जानते होंगे, उपमा अलंकार कहते हैं। इसके बाद मेटाफर, रूपक अलंकार कहते हैं इसे, इसको आपको समझना होगा। पर्सोनिफिकेशन तीसरा अलंकार यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसके बाद अगला अलंकार है आपका पैराडॉक्स, इसे विरोधाभास कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात यह है, अक्सर ये वर्ड यूज नहीं होता है बुक्स में, अगर आप देखेंगे तो इस वर्ड से नहीं मिलेगा, इसलिए इसका दूसरा वर्ड है ऑक्सीमोरन, इसे ऑक्सीमोरन भी कहा जाता है। तो ये हो सकता है एग्जाम में ये वर्ड ना यूज करके ऑक्सीमोरन यूज कर सकते हैं पैराडॉक्स की जगह। आयरनी यानी व्यंग होता है ये। एलिट्रेशन की बात की जाए तो ये अनुप्रास अलंकार है आपका। हाइपरबोले की बात की जाए तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। और एसोनेंस की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ शब्दों का रिपीटेशन होता है, विशेष रूप से वोवेल्स का रिपीटेशन होता है, इसमें वोवेल्स का ही रिपीटेशन होता है। तो ये
भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे बबल्स का रिपीटेशन यहाँ पे देखा जाता है इसमें, इस वाले अलंकार में। तो ये एसोनेंस हो गया आपका, इसमें बबल्स का रिपीटेशन होता है, ये भी एक अलंकार का प्रकार है, ये भी आपको यहाँ पे समझना होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आप टाइप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यूनिट 9 में अगर आप यूनिट 8 देखना है अब हमें। यूनिट 8 में आप देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। सबसे पहले लिखा है सोनेट। तो सोनेट क्या होता है, सोनेट में कितनी लाइनें होती है, सोनेट कब शुरू हुआ, और कुछ महत्वपूर्ण सोनेट आपको पढ़ने होंगे, जिन्होंने ऐसे पोएट आपको पढ़ने होंगे जिन्होंने सोनेट लिखा है। हिंदी में जिस तरह से दोहा सोरठा होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में सोनेट, ऑड और इलेजी का स्थान है, सैटायर का, ब्लैंक वर्स का, ये सब इसी प्रकार से छंद हैं अंग्रेजी के। इन सबको आपको पढ़ना होगा ध्यान से, और किस फॉर्म में कितनी लाइनें होती हैं, फेमस पोएट कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखने होंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा है फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा। स्टैंजा के फॉर्म को आपको समझना होगा, कितने प्रकार के होते हैं, इनके रूप किस प्रकार के होते हैं। सिलेबल डिवीजन, सिलेबल का विभाजन जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। राइम स्कीम होती है हर एक पोएट्री की, उसको आपको समझना होगा। अलग अलग पोएट की एज के हिसाब से अलग अलग राइम स्कीम है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, किसी भी पोएट की पूछी जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे देखेंगे आप यहाँ पे अगली यूनिट है आपकी यूनिट 9। तो ये पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास 9th से ली गई है, SCRT MP। और यहाँ पे आप चैप्टर का नाम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा हुआ है द फन दे हैड। द फन दे हैड यानी वह मज़ा जो वे लेते थे। ये विद्यार्थियों की बात हो रही है। इसमें 2157 के स्कूलों की बात हो रही है। 2157 में किस प्रकार के स्कूल रहेंगे, उसकी बात यहाँ पे हुई है। वर्तमान स्कूलों से उनका कंपैरिजन किया गया है। दूसरा है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये पूरी तरह से म्यूजिक से संबंधित चैप्टर है। द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने पिता से नफरत करती है, लेकिन बाद में उसे बहुत स्नेह हो जाता है अपने पिता से, अपने पिता को गलत समझ लेती है वो। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, KG का नाम रहता है उस लड़की का। और आगे बढ़ते हैं, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये एक सच्चे रूप से सुंदर मस्तिष्क, ये भी एक रुचिकर कहानी। द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण की कहानी, ये भी एक स्टोरी है जिसमें डॉक्टर साहब रहते हैं और उनके कमरे में एक सर्प आ जाता है। इसके बाद की जो घटनाक्रम है उसके बारे में ये पूरा जिक्र है यहाँ पर। माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, तो इसमें बचपन की बात हुई है। जहाँ तक मुझे ध्यान है APJ अब्दुल कलाम के बचपन की बात यहाँ पर हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे आप देख पा रहे हैं रीच फॉर द टॉप, ये बछेंद्री पाल की कहानी है जहाँ तक मुझे ध्यान है। इफ़ आई वर यू, ये एक परिस्थितिजनक कहानी है। यदि मैं आपकी जगह होता, तो इन सब कहानियों को आपको ध्यान से यहाँ पे समझना होगा। इन संबंधित क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इनसे संबंधित वोकैब आपसे पूछी जाएगी। कुछ विशेष वर्ड्स का यूज इन सभी चैप्टर्स में हुआ है, उनको दे कर के उनकी एक्सप्लेनेशन या उनका दूसरा मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। इनके राइटर्स के नाम भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने होंगे। और राइटर्स से संबंधित
जो उनकी कंपोजिशंस रही हैं, उनकी जो राइटिंग्स रही हैं, उन सबको भी आपको ध्यान में रखना होगा। यूनिट 10 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अब यूनिट 10 में आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। तो ये लेंचो का चैप्टर है जिसमें वो भगवान को पत्र लिखता है फसल के तबाह होने के बाद। अगले चैप्टर की तरफ आप नज़र बढ़ाएंगे तो लिखा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की कहानी है, जो कि अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, आप सभी को ध्यान होगा। तो ये पूरी उनके कहानी है, जीवन के कुछ पलों को इसमें दर्शाया गया है। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आप देख पा रहे होंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये एनी फ्रैंक की डायरी रहती है, इसमें उसके टीचर्स का जिक्र है कुछ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आगे बढ़ते हैं मेजबल द ऑटर, ये कहानी भी आपकी है, इसको भी आपको बारीकी से देखना होगा। मैडम राइट द बस, ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो बस में पहली बार सवारी करती है, उसके एक्सपीरियंस को दर्शाया गया है। द प्रपोजल, प्रस्ताव। इसके बाद ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये इसके अंतर्गत ग्लिम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं जो चैप्टर्स हैं बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम। ये गोवा के जो बेकर हैं, ब्रेड बनाने वाले हैं, जिन्हें पेडर कहा जाता है, इनका जिक्र है। गोवा के बारे में है पूरा, किस तरह की उनकी वेशभूषा रहती है, किस तरह से वो काम करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या रहती है, उनके परिवार का किस तरह से रहन सहन, ये सभी इन चीज़ों का जिक्र यहाँ पे है। कुर्ग, ये कॉफ़ी उत्पादक जगह का जिक्र है इसमें, वहाँ के वातावरण क्षेत्र की पूरी जानकारी। एंड टी फ्रॉम असम, यहाँ पे असम जो चाय उत्पादक राज्य माना जाता है, वहाँ का जिक्र है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो आपका यूनिट है यूनिट 11 द लॉस्ट चाइल्ड करके है। इसमें एक बच्चा खो जाता है, जो कहानी आपने सुनी भी होगी बचपन में। तो जो बच्चा रहता है वो पहले अपने माता पिता से मेले में जाने पर कई प्रकार की जिद करता है। तो ये मेले में जाने से लेकर के उसके माता पिता के खोने तक की कहानी है। और जब वो खो जाता है तो एक व्यक्ति उससे भिन्न भिन्न वस्तुओं को दिखाता है जिनकी वह पहले डिमांड कर रहा था, लेकिन वो केवल अपने माता पिता को ही मांगता है। इसके बाद अगली जो आपका चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, ये प्रसन्न राजकुमार का है। इनकी एक आइडल रहती है, मूर्ति रहती है, उससे पक्षी रहता है स्वैलो, अबाबिल पक्षी, अलग अलग तरह की डिमांड करता है, इनकी मूर्ति के आके बैठता है। तो उससे रिलेटेड ये कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द लास्ट लीफ, और इसके बाद ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसके बाद द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये कहानियाँ भी आपकी शामिल हैं। इन सब की स्टोरी को भी आपको डीपली समझना होगा यहाँ पे, और इनके राइटर्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना होगा आपको। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यूनिट 12 की बात करते हैं, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, चिकित्सा की जीत। चिकित्सा से संबंधित एक चैप्टर द थीफ्स स्टोरी, ये एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति चोर रहता है और किस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये इसमें दर्शाया गया है। और इसके बाद अगली स्टोरी है जो द नेकलेस, यानी हार। इसमें हार का जिक्र है। एक जो महिला रहती है वो अपने फ्रेंड से नेकलेस को कुछ समय के लिए बोरो करती है पार्टी में जाने के लिए, उससे वो हार खो जाता है और इसके बाद फिर वो उस हार की कीमत चुकाने के लिए कितना परिश्रम करती है, ये पूरी स्टोरी इसमें दर्शाई गई है। मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है। द मिडनाइट विजिटर, इस कहानी को भी आपको डीपली पढ़ना है। और इसके बाद है भोली, ये एक लड़की की कहानी है जिसकी शादी करवा दी जाती है और एक विचित्र व्यक्ति से शादी करवा दी जाती है
और क्या स्थितियाँ वहाँ पे बनती हैं, ये इस कहानी में दर्शाई गई हैं। और आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है द रेन ऑन द रूफ। ये यहाँ पे पोयम का कलेक्शन आपका दिया गया है। ये पोएट के विचार हैं बारिश होने पर। जब बारिश होती है तो उसके मन में क्या विचार आते हैं, वह अपनी माँ को याद करता है इस दौरान। ये पूरी स्टोरी है, पोयम के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। ये एक द्वीप की कहानी है। उस द्वीप में किस तरीके से परिस्थितियाँ हैं, क्या लगता है पोएट को वहाँ पहुँचने पर, ये बताया गया है। विंड हवा के बारे में है, हवा से कुछ चीज़ वार्तालाप कभी कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं। ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसके बाद अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये सभी 9th क्लास के सिलेबस से यहाँ पे आपकी उठा ली गई हैं और सिलेबस में रख दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिट 14 को आप देख पा रहे होंगे, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के कण। यहाँ डस्ट का मतलब पार्टिकल से है, बर्फ़ के कण हैं। तो बर्फ़ के कण कौए के द्वारा पोएट पर गिरा दिए जाते हैं और ये कण गिरने के बाद किस प्रकार से पोएट के मन में बदलाव होता है, ये दिखाया गया है। और टाइगर इन द जू। एक टाइगर जो जंगल में रहता है, उसकी स्थिति किस प्रकार की रहती है, इस पोयम के माध्यम से दिखाया गया है। अगली है द बाल पोयम, यानी ये गेंद की कहानी है पूरी। बच्चे के पास गेंद रहती है, बच्चे के मन में क्या फीलिंग होती हैं उनको दर्शाया गया है। बाल मन का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। अमांडा, जो एक बच्चे की कहानी है जो जिसके मन में ये विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार के जो विचार बचपन में आते हैं बच्चों के, ये दर्शाया गया है। और अगली आपकी है ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ को मारने पर। 10th क्लास के सिलेबस से ये सभी उठाई गई हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखनी है। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे, किसी भी पोयम को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम यूनिट 9 to 14 author's purpose analysis evaluation of themes characters vocabulary and context will be assessed। यानी जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे, किसी पोयम को पढ़ेंगे, तो लेखक का उद्देश्य क्या है इसको आप ध्यान में रखेंगे, उन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, एवेल्यूशन करेंगे, पूरी थीम का, विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हुए उसके कैरेक्टर्स से संबंधित जानकारी आपके पास होना चाहिए। और वोकैबुलरी का भी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। उसी के एक डिफ़िकल्ट वर्ड को उठा करके उसका मीनिंग आपके सामने परोसा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। तो आपको वोकैब का भी ध्यान रखना है, कैरेक्टर्स का भी ध्यान रखना है और थीम पे कॉन्सेंट्रेट करना है किसी भी चैप्टर की और पोयम की। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है पोएट्री में जो मुख्य रूप से दिए गए हैं जॉन कीट्स और टू आटम, ये हायर क्लासेस से लिए गए हैं, ये ग्रेजुएशन से भी हैं कुछ। ये जैसे टोरू दत्त अबर कैसुनिया ट्री, ये आपका 11th, जहाँ तक मुझे ध्यान है 11th या 12th क्लास के सिलेबस से लिया गया है और ग्रेजुएशन की किताबों में भी आपको मिल सकता है। और इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। WB ईट्स अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, इसका मुझे पता नहीं है, इसका रिसोर्स देखना होगा। और आगे बढ़ते हैं। इंडियन वीवर, सरोजिनी नायडू की पोयम है। भारतीय जुलाहों से सरोजिनी नायडू दिन के अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को बुनने के लिए कह रही हैं। सुबह किसी और प्रकार के वस्त्र कहती हैं वो, शाम के समय किसी और प्रकार की और रात्रि में किसी और प्रकार के। तो ये इंडियन वीवर्स की कहानी है भारतीय जुलाहों की। अगली आपकी पोयम है वो है गुरु नानक देव, द स्काई इज आवर प्लेटर।
तो ये जो आपके पोएट्री में शामिल थी ये सब चीज़ें। और आगे बढ़ते हैं, जो उन्होंने प्रोज में शामिल की हैं चीज़ें, उनकी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। 16 यूनिट आपकी आ चुकी है। विलियम हेजलेट, ऑन गोइंग अ जर्नी, एक यात्रा पर जाने पर। A.G. गार्डनर का है ऑन अम्ब्रेला मूरल्स। फ्रांसिस बेकन का है, इसकी विशेष रूप से जो जानकारी है इसमें स्टडी के फ़ायदों पर चर्चा की गई है, पढ़ाई के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिक्शन की बात की जाए तो फिक्शन यानी जो उपन्यास होते हैं विशेष रूप से उनकी बात है। ये डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास है। अगला है मिसेस डैलोवे, चार्ल्स डिकेंस का है जी, और ये वर्जीनिया वुल्फ का है। इन सभी जो नॉवेलिस्ट हैं इनके जीवन से संबंधित कहानी भी आपको पढ़नी होगी। अच्छा, उपन्यास की बात की जाए तो आप कंप्लीट उपन्यास को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई उपन्यास 600 पेजों का है, कोई 400 पेजों का है, ऐसे हैं। तो ये 600 पेज पूरे पढ़ना संभव नहीं है, तो इनकी आपको समरी या प्लॉट को ही पढ़ना होगा यहाँ पे। और उसके कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में आपको प्लॉट इन सभी फिक्शंस का और ओवरव्यू कहते हैं जिसे, वो यहाँ पे देखना होगा। इन सभी चीज़ों का ओवरव्यू यानी एक समरी टाइप की, और कैरेक्टर्स पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट आपको करना होगा। इसी में से आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। प्लॉट और थीम को आप पढ़ लेंगे पूरी तरह से, तो आपको पूरी स्टोरी का अनुमान यहाँ पे हो जाएगा। हर कैरेक्टर से संबंधित आपको जानकारी हो जाएगी, और यहीं वहाँ पे पूछा जाता है मोस्टली कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि वर्ग एक में अगर आपने दिया होगा, आप में से कुछ लोगों ने तो देखा होगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे आप, अगला है आपका ड्रामा, नाटक है। तो ये आप देख पा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस की एक व्यापारी की कहानी, इसी के आधार पर एक पोयम बनी थी, आपको पता होगा, मर्सी नाम की पोयम है एक। तो ये जो मर्सी पोयम है ये इसी की कुछ लाइनें हैं जो कोर्ट में जो जज के सामने प्रेजेंट की जाती हैं। ये इसी के बेस पे बनी हुई पोयम है। एक वेनिस के व्यापारी की कहानी है, और कोर्ट में जो इनकी लॉयर होती है वो दया की भीख मांगती है जज से। तो ये आपको पूरी इसको समझना होगा। इसका भी इसी प्रकार से आपको प्लॉट पूरा स्टोरी का, कैरेक्टर्स के बारे में, इन सबको देखना होगा। इसी प्रकार से जॉन गैल्सवर्दी का है द सिल्वर बॉक्स, ये भी आपको देखना होगा। साथ ही साथ इन सभी राइटर्स और नॉवलिस्ट के, ड्रामाटिस्ट के आपको महत्वपूर्ण जो इनकी और भी रचनाएं हैं, इनके वर्क्स हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज वाला टॉपिक दिया है, ये आपकी यूनिट 19 है। इसमें सबसे पहले R.K. नारायण की द इंग्लिश टीचर दी गई है। दूसरा है द रस्किन बॉन्ड, ये आपकी द रूम ऑन द रूफ। और लास्ट वाला जो रविन्द्रनाथ टैगोर के है काबुली वाला, ये काबुली वाला ड्राई फ्रूट्स बेचने वाला रहता है। ये ड्राई फ्रूट्स, रेजिन वगैरह बेचा करता था, और एक छोटी सी बच्ची रहती थी, उसको अक्सर ये रेजिन वगैरह दिया करता था, क्योंकि ये बाहर से काबुल का था, ये यहाँ पे रह रहा था भारत में। तो वो उस बच्ची में अपनी बच्ची को देखता था, उससे संबंधित ये स्टोरी है पूरी। और इसके बाद उसे सज़ा हो जाती है। तो ये पूरी स्टोरी है जो आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है यूनिट 20, हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको इंडियन राइटर्स पढ़ने हैं यहाँ पे केवल वर्ग 1 के सिलेबस में। तो आपके बहुत से राइटर्स थे, विदेशी राइटर्स को भी आपको पढ़ना पड़ा था, लेकिन इसमें इंडियन राइटर्स को शामिल किया गया है केवल, जो भी रिनॉन्ड हैं
रिनोन्ड ऑथर्स यानी जो प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनके वर्क्स, उनकी सभी रचनाएं जितने भी इंडियन हैं, विशेष रूप से जहाँ तक मुझे ध्यान है 8-10 राइटर ही होंगे, जिनमें से 4-5 तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो उन सभी की राइटिंग्स और उनकी हिस्ट्री, उनके जीवन वृत्तांत के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर, वो सभी आपको ध्यान रखने होंगे। तो ये था मित्रों वर्ग 2 इंग्लिश का सिलेबस, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। वर्ग 2 इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे हमने देखा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से भी आप वर्ग 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे इस नैतिक एजुकेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों वर्ग 2 से संबंधित जो अपडेट हैं, तैयारी से संबंधित अपडेट, किस तरह से हम तैयारी करें, क्या रणनीति होना चाहिए, इसकी स्ट्रेटजी समय समय पर हम आपसे शेयर ज़रूर करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।